हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है, आज 26 नवंबर है और इतिहास में दो ऐसी इंसिडेंट है जो 26 नवंबर को बहुत ही उल्लेखनीय स्थान रखता है। जैसे एक तो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर को, इसलिए हम लोग इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 26/11 का इंसिडेंट है। आपको मालूम है, तो ये दो घटना है। एक तरफ संविधान सृजन है तो दूसरी तरफ संविधान को बर्बाद करने की साजिश है। आज का दिन दोनों के लिए जाना जाता है। मेरे कुछ छात्र हैं जो कुछ प्रश्न को पूछना चाहते हैं, उनके मन अंदर कुछ जिज्ञासा है। उस जिज्ञासा को मैं कोशिश करता हूं कि उनके जो प्रश्न है, उनके मन के अंदर जो भाव है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करता हूं। हाँ बाबू, बोलो। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार था तो उसे 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? इसका नाम नेहा है और ये ग्रेजुएशन 4th सेमेस्टर की छात्रा है। ये अपना परिचय भूल गई है। तो देखिए, इसके मन में सवाल है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था तो फिर 26 जनवरी 1950 को हम क्यों इसको लागू किए? देखो बाबू, इसके पीछे एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है। आपको मालूम है, लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने, है ना, 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराने की बात की थी रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, उस दिन को याद करने के लिए, किस दिन को? 1929-30 में जो तिरंगा लहराया गया था रावी नदी के ऊपर, उसी दिन को याद करने के लिए सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में, है ना, 26 जनवरी के दिन को तय किया गया। और 26 नवंबर से 26 जनवरी आने में लगभग 2 महीने का फासला था, इसलिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान पूरी तरह अंगीकृत किया गया, है ना। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। उसका कुछ हिस्सा संविधान को लागू किया गया। संविधान पूरी तरह से अंगीकृत संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और कुछ नहीं? चलिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अफसाना परवीन है। मैं स्टडी सरनम की छात्रा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज संविधान दिवस है। इस संविधान दिवस के अवसर पर सर, मेरे मन में एक प्रश्न है जो कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सर, जब भी भारत का संविधान का बात किया जाता है तो भारत के संविधान के साथ अंबेडकर का ही नाम सिर्फ क्यों जोड़ा जाता है? क्या संविधान सिर्फ अंबेडकर जी ने ही बनाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बच्चों के मन में द्वंद्व रहता है, और बच्चों ही नहीं, बहुत सारे लोगों के मन में द्वंद्व रहता है कि संविधान के निर्माता यानी संविधान के निर्माण का क्रेडिट क्या हम सिर्फ अंबेडकर साहब को दें? दोस्तों, इसको ऐसे समझिए आप कि किसी भी घर को बनाने में, है ना, किसी भी घर को बनाने में सिर्फ राजमिस्त्री का ही योगदान नहीं होता है या आर्किटेक्चर का ही योगदान नहीं होता है। उसमें करने वाले, सहयोग देने वाले जितने भी मजदूर हैं, सबका योगदान होता है। बस संविधान वही चीज है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। अब प्रारूप का मतलब स्ट्रक्चर, बेस का वो अध्यक्ष थे। इसीलिए चूंकि मुख्य प्रारूप होता है किसी भी चीजों का, तो उसके जो अध्यक्ष वो थे, इसलिए उनको नाम ये उपाधि दे दी गई कि संविधान के निर्माता। लेकिन मैं उन्हीं के द्वारा दिया गया वक्तव्य को कोट करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ये तो देखो, ये ऐसा मुद्दा है ना कि लोग विवाद का विषय बना देता है इसको। मैं उनके ही कोटेशन को आपके समक्ष कोट करने की प्रयास करता हूं, ताकि आप खुद तय कीजिए कि आखिर संविधान के निर्माण में किसका मतलब पूरा उन्हीं को योगदान दिया जा सकता है, मतलब उन्हीं को क्रेडिट दिया जा सकता है, और भी कोई लोग हैं। जैसे उन्होंने संविधान सभा में अपने वक्तव्य कहे। संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे, है ना। उन्होंने अपने संविधान सभा के भाषण में, है ना, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि BN राव सुबह आते थे, हमारे साथ काम करते थे,
हम उनको विचार देते थे और मुख्य भूमिका निभाते थे। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण की क्रेडिट अपने खुद से ज्यादा BN राव को दिया। ये ऑन रिकॉर्ड संविधान सभा में उनके दिए गए भाषण का एक हिस्सा है। अब ऐसे में आप ही समझिए कि मैं फिर एग्जाम्पल दोबारा देता हूं कि किसी भी घर को बनाने में मिस्त्री होता है, लेबर होता है, ठेकेदार होता है, मालिक का पैसा होता है ना, सबकी सहभागी से इतना बड़ा घर बन के तैयार होता है। तो क्या आपको लगता है कि संविधान बनाने में सिर्फ एक व्यक्ति की जिम्मेदार है या सबकी सहयोग भूमिका होती है? किसी एक का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, लेकिन भूमिका सबको होता है। मेरे हिसाब से संविधान के निर्माण की पूर्णतः उनको क्रेडिट देना और लोगों के साथ, है ना, न्याय नहीं होगा, ऐसा हमें मान के चलना चाहिए। ठीक है? यस। और कोई प्रश्न? ठीक है। आपको मालूम है कि आज संविधान दिवस, इसी को लेकर आज हमारे मन में एक सवाल है जो मैं आज सर से पूछना चाहती हूँ। अक्सर हम अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन हमारा संविधान कर्तव्य की भी बात करता है। सर, इसे लेकर हमारे मन में हमेशा विरोधाभास उत्पन्न होता है, ऐसा क्यों? देखिए, इस बच्ची के मन में जो प्रश्न है वो अपने आप में आज के युवाओं के सोचने का विषय है। ठीक है, ये कह रही है कि हमारा संविधान संवैधानिक जो अधिकार है, व्यक्ति का अधिकार, उसकी बात करता है और हम लोग भी उसी अधिकार को लेकर चलते हैं। लेकिन संविधान में ही वर्णित है भाग 4 सेक्शन A में, है ना, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा। तो मौलिक कर्तव्य को हम लोग ओझल क्यों कर देते हैं अपने अधिकार के समक्ष? देखो, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। गांधी जी ने कहा कि अगर आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाइएगा तो आपको अपने अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। है ना जी। तो हमारे देश में, है ना, हम अपने अधिकारों की चर्चा करते हैं लेकिन हम कर्तव्य भूल जाते हैं। आप अपने अधिकार के चक्कर में अगर दूसरे का कर्तव्य भूल रहे हैं तो दूसरे का अधिकार का भी तो वायलेशन हो रहा है ना। जी। और हमारा संविधान जो है प्रॉस्पेरिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, सबको जीवन जीने की अधिकार की बात करता है ना। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी की बात करता है। जैसे EWS में 10% जो रिजर्वेशन दिया गया, मैं एग्जांपल देता हूं, उसको लेकर कोर्ट में गया आदमी, तो कोर्ट ने क्या कहा? देखो, सरकार ने जो संविधान, कोर्ट ने इससे पहले भी वर्डिक्ट दिया था कि हम जो 50% का बैरियर है उसको नहीं तोड़ सकते हैं सब आरक्षण में, कि आरक्षण में 50% को दिया जाएगा, 50% के बाद जो है वो सब जनरल माना जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में EWS का कॉन्सेप्ट लाया गया, जो जनरल कैंडिडेट को भी है ना, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है ना, उसको देने की बात की गई संविधान में आरक्षण EWS का। तो कोर्ट ने यही कहा, देखिए आर्टिकल 16 कहता है राइट टू अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता। तो उसी में सेक्शन 5 में अमेंडमेंट किया गया और जोड़ा गया ये चीजें EWS के बारे में। मतलब क्या है? अधिकार हम, आप देखिए, अधिकार की बात तो कर रहे हैं लेकिन वो दबे कुचले व्यक्ति जो है ना, उसको भी तो हमें ही आगे बढ़ाना है। यस। तो हम अपने अधिकार के लिए उसके अधिकार को अगर हम दबा दें तो ये कहाँ का उचित व्यवहार हुआ? नहीं हुआ ना। इसीलिए गांधी के विचार यहाँ पर बड़े ही उचित माने जाते हैं कि इंसान अपने कर्तव्यों का पालन अगर ईमानदारी और नैतिक पूर्वक करे तो हमें अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हम स्वतः अधिकार के भागी बन जाएंगे। ठीक है? यस। और कुछ नहीं। हेलो गाइस, मेरा नाम शिवानी कुमारी है, मैं स्टडी सर्कल में पढ़ती हूँ। मेरा सर से एक प्रश्न है। सर, हमारे संविधान में उधार का संविधान क्यों कहा जाता है? हमारे संविधान को उधार का संविधान क्यों कहा जाता है, यही ना है? यस सर। देखो, आपको मालूम है कि 11वीं क्लास का अगर तुम पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें बहुत साफ साफ दिखाता है बातें कि क्यों कहा जाता है। दो पक्ष है, एक व्यक्ति कहता है, एक पक्ष कहता है कि हमारा संविधान उधार का संविधान है, दूसरा पक्ष कहता है कि नहीं भाई, हमारा संविधान उधार का नहीं है, हमने बेशक दुनिया से लिया लेकिन हम उसको अपने भारतीय परिवेश के अनुकूल उसको ढाले हैं।
है ना। तो इसलिए हमारा संविधान उधार का संविधान नहीं है। हम आपको बताते हैं मुद्दा क्या है। देखो, जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ उस समय में लगभग 40% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 का ले लिया गया। भारत के संविधान में 40% हिस्सा लगभग भारत शासन अधिनियम 1935 में जो लाया गया था शासन को संचालित करने के लिए अंग्रेजों द्वारा, उसका एडॉप्ट किया गया। फिर ब्रिटेन से, अमेरिका से, फिर इसके बाद जर्मनी से, फ्रांस से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, रूस से, हमने विभिन्न देशों से जो बेहतर हो सकता है हमने उसको लेने का कोशिश किया। ठीक है, तो इसी विचार को लेके कुछ लोग कहते हैं कि भैया देखो, भारत का संविधान जो है वो विदेशों से लिया गया है, इसलिए उधार का संविधान है, अपना कुछ है ही नहीं। लेकिन हमें दूसरे पक्ष पे ध्यान देना पड़ेगा कि ठीक है, बात सही है, आईपीसी का सेक्शन हमने अंग्रेजों का लिया, 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने 40% उधार लिया, अमेरिका से लिया, फ्रांस से लिया, ब्रिटेन से लिया, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सबसे लिया। लेकिन हमने लिया, लेकिन अपने भारतीय भावना के अनुकूल उसको अडॉप्ट किया, न कि उसका एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, है ना। जैसे हमने संसदीय परंपरा हमारे यहाँ भी वहाँ भी है, लेकिन हमारे यहाँ संसदीय परंपरा में, है ना, एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री के पास है ना, वास्तविक रियल में। लेकिन अमेरिका में क्या है, पूरा प्रेसिडेंट के पास है। तो हमारे देश की जो व्यवस्था है उसके अनुकूल हम अपने संविधान को ढालने की कोशिश किए हैं, न कि दूसरे का एज इट इज लिए हैं, है ना। इसलिए ये कहना कि हमारा संविधान विदेशी मूल का संविधान है, या फिर ये कहना कि हमारा संविधान पूरी तरह उधार में लिया गया संविधान है, ये उचित बात नहीं लगता है ना। और ये बात सही है कि बहुत सारे तत्व जो है हमारे विदेश से लिए गए हैं, लेकिन उसमें जो समावेशन है भारतीय व्यवस्था के अनुकूल उसका समावेशन किया गया है। ठीक है, और कुछ ठीक। दोस्तों, ये हमारे कुछ छात्र के मन का सवाल था, हमने उसके मन के सवाल को शांत करने की कोशिश की है, जवाब देने उसका जो हमने उत्तर दिया है। देखो, क्या होता है कि जब तक आपके मन में प्रश्न नहीं आता है तब तक आपके अंदर विचारों का विकास नहीं हो सकता है। विचार के विकास के लिए जरूरी है कि मन में प्रश्न आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए हर मुद्दे को लेकर। संविधान दिवस था हमारा, तो कुछ बच्चों ने मुझे कहा था ये बातें, तो मुझे इस प्रकार की एक्टिविटी मुझे अच्छी लगती है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी हो, क्वेश्चन राइज करे, ताकि उसके अंदर जो मन स्थिति का विकास है सब्जेक्ट विषय के प्रति या फिर देश दुनिया के प्रति, वस्तु स्थिति के प्रति, वो जागृत होती रहे और वो एक अच्छे कंक्लूडिंग पॉइंट पर पहुंचने की उसकी अभिलाषा जगी रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।